अक्सर हल हो जाते हैं उनके मसले जिनके पास होते हैं तख्तो ताज। दब जाती है अक्सर जिनकी आवाज, हम उठाएंगे उस आवाम की आवाज। नमस्कार, मैं हूं निर्दोष मोजेस और आप देख रहे हैं मेरे साथ आवाम की बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर सीएम उद्धव ठाकरे ममता बनर्जी की राह पर चल पड़े। जी हाँ, महाराष्ट्र में सीबीआई बिना इजाज़त एंट्री नहीं कर सकती, ये घोषणा उद्धव सरकार ने की है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि सीबीआई अब बिना इजाज़त महाराष्ट्र में एंट्री नहीं कर सकेगी। ये मामला तब आया जब यूपी के लखनऊ में गोल्डन रैबिट कम्युनिकेशन नाम की कंपनी ने थाना हजरतगंज में एक टीआरपी मामले में एक एफआईआर दर्ज की। इस मामले में पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज की और इसमें मुख्यमंत्री ने तुरंत सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर दी। यही नहीं, 24 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीआई जांच के आदेश कर दिए। अब इस मामले में जब उद्धव सरकार ने सुना तो उसने सोचा कि कहीं ना कहीं मामला गंभीर हो सकता है। शायद ये उद्धव सरकार को बर्खास्त करने की सोची समझी रणनीति है। इसी को लेकर उद्धव सरकार ने तुरंत ही ये फैसला लिया कि सीबीआई इस मामले में बिना इजाज़त, बिना महाराष्ट्र सरकार की इजाज़त के महाराष्ट्र में कोई जांच नहीं कर सकती। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सीबीआई को पश्चिम बंगाल में एंट्री पर रोक लगा दी थी ताकि सीबीआई का दुरुपयोग ना हो सके। इससे पहले राजस्थान में भी वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीबीआई को एंट्री करने पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि बीजेपी सरकार जो है विपक्षी दलों को कमज़ोर करने की जो खेल सीबीआई के जरिए चलता है उसको लेकर काफ़ी अलर्ट हैं। और ये सरकारें जो विपक्षी दलों की सरकारें हैं, अक्सर देखा जाता है कि वो सरकार से जी तोड़ प्रयास करके सीबीआई को और अन्य जो उसकी जांच टीमें हैं उनको रोकने का प्रयास करती हैं। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार से पहले दिन से ही 36 का आंकड़ा केंद्र सरकार के साथ रहा है। लगातार महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बयानबाजी, इससे पहले बीजेपी के नेता नारायण राणे द्वारा राज्यपाल के पास जाकर महाराष्ट्र सरकार को भंग करने की मांग की थी। वहीं पर राज्यपाल ने भी अभी उद्धव ठाकरे जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उनको लेकर सेकुलर होने की बात कही थी और मंदिरों को खोलने का दबाव भी बनाया था, जिस पर काफ़ी राजनीति भी हुई थी। ये सारे मामले महाराष्ट्र में चल रहे हैं, जिसको लेकर महाराष्ट्र सरकार भी केंद्र सरकार पर हमलावर है। अगली खबर पर चलते हैं जो कि भुखमरी को लेकर है। भारत में भुखमरी अपने चरम पर है और वो भुखमरी के मामले में अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के बराबर पहुंच गया है। आपको बता दें, इतना सब होने पर भी बीजेपी के जो नेता हैं यानी संबित पात्रा हैं वो पाकिस्तान की अपनी रट को नहीं भूल पा रहे। राहुल गांधी की जगह राहुल लाहौरी बताने वाले संबित पात्रा कभी ये नहीं बताते कि वो पाकिस्तान का नाम चुनावों में ही क्यों लेते हैं। इससे पहले 2015 के चुनाव में अमित शाह ने भी कहा था कि अगर महागठबंधन की जीत होगी तो पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे, पाकिस्तान में दीपावली मनाई जाएगी। अब एक बार फिर जब बिहार में चुनाव हैं तो बीजेपी के जो नेता हैं वो लगातार पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं और पाकिस्तान जाने की सलाह देते हैं। ऐसा संबित पात्रा आपको लगातार दिखाई पड़ रहे होंगे कि वो लगातार जो है पाकिस्तान की बात करते हैं। जब उनसे भारत में विकास की बात पूछी जाती है तो वो बगलें झांकने लगते हैं, लेकिन विपक्ष के नेताओं पर वो पाकिस्तान का सपोर्ट लेने का दावा करते हैं और पाकिस्तानी भाषा में बात करते हैं। अगली खबर के लिए चलते हैं जो कि नोएडा से है।
नोएडा में गरीबों की झुग्गी झोंपड़ियों को प्राधिकरण ने बुलडोजर से कुचलवा दिया है। यानी जितनी भी झुग्गी झोंपड़ियां थीं उन सब को बुलडोजर के जरिए हटा दिया गया और उसको हटाने में मात्र 1 मिनट का समय भी दिया गया था, सिर्फ 1 मिनट, जिसमें बस उन्होंने जो कि झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले गरीब लोग थे सिर्फ और सिर्फ अपना खाना उठाने का समय दिया था। और उसे 1 मिनट के समय के बाद जितनी भी झुग्गी थी उन सब पर बुलडोजर फिरवा दिया। यहाँ पर गौर करने वाली बात है, मुंबई में जब कंगना के ऑफिस के एक छोटा सा तोड़फोड़ हुई थी तब यही गोदी मीडिया लगातार उस कवरेज को दिखा रही थी। तमाम राजनीतिक दल अपना रोना रो रहे थे और कंगना के लिए करणी सेना तक वहां पहुंच गई थी और उसका विरोध कर रहे थे। लेकिन आज जब झुग्गी झोंपड़ियां नोएडा में टूट रही हैं तो कोई भी नेता, कोई भी मीडिया चैनल वहां नहीं पहुंचा। और अगर कुछ खबर आ रही है तो वो कुछ छोटे चैनलों में, छोटे अखबारों में, जबकि जो मेन लाइन चैनल हैं यानी जो प्रमुख धारा के, मुख्य धारा के जो चैनल हैं उनमें से एक भी चैनल ऐसा नहीं जो ये खबरें दिखाए। ना ही ऐसा कोई भी दल है जो ऐसी खबरों पर जाए और झुग्गी झोंपड़ी तोड़ने का विरोध करे। तोड़ना वो भी सिर्फ 1 मिनट का समय। इससे ये पता चलता है कि हमारी सरकारें गरीबों के प्रति कितनी भावनाएं रखती हैं, क्या उनके प्रति उनकी सोच है। लेकिन सवाल ये उठता है कि छोटे छोटे बच्चे अपने आशियानों को तोड़ते हुए देखते रहे, रोते रहे और वो ये सोचते रहे कि अब उनका आशियाना कहाँ होगा, वो कहाँ रहेंगे, जब रात के में सर्दी वाली इस रात में वो कहाँ पर जाएंगे। सरकारों को भी ये सोचना चाहिए कि आखिर ये आशियाने तोड़ने से पहले उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। उधर गुरुग्राम से खबर आ रही है कि एक कैब चालक की कुछ लोगों ने हत्या कर दी। ये मामला है 8 सितंबर का, जब आफ्ताब आलम नाम का एक कैब चालक गुरुग्राम से बुलंदशहर एक युवती को छोड़ने गया था। लौटते समय उसकी गाड़ी में जबरन कुछ लोग बैठ गए थे और उन्होंने उसकी हत्या नोएडा के बादलपुर के पास कर दी। पुलिस को एक टैक्सी मिलती है जिसमें एक चालक जो था वो घायल अवस्था में था। पुलिस ने उसको अस्पताल भिजवाया, लेकिन अस्पताल में पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। आफ्ताब आलम के पुत्र की माने तो ये मॉब लिंचिंग का मामला है, क्योंकि इससे पहले जब वो फास्ट टैग में रिचार्ज कराने के लिए आफ्ताब आलम ने अपने पुत्र को फ़ोन किया था तो फ़ोन उनका बंद नहीं हुआ था और ऑन था। इसी ऑन फोन से उसके पुत्र ने उनकी पूरी बातें सुनी, जिसमें कि कार में बैठे लोग उनको जबरन जय श्री राम का नारा लगाने की बात कर रहे थे, जय श्री राम बोलने की बात कर रहे थे और धार्मिक बातों पर चर्चा कर रहे थे। लगता ऐसा है कि इस व्यक्ति को बाद में इन लोगों ने धारदार हथियार से मारा और मारकर इसको बादलपुर में एक अस्पताल के पास जाकर छोड़ दिया था, क्योंकि पुलिस को जब इस ड्राइवर की घायल अवस्था में मिलता है तो ये चालक की बराबर वाली सीट पर बैठा हुआ था और इसके सीट बेल्ट भी बंधा हुआ था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा घायल अवस्था में था। आपको बता दें कि गुरुग्राम से बुलंदशहर अक्सर आफ्ताब आलम जाता था और युवती को छोड़ने भी जाता था, लेकिन इस बार लौटते समय पर ऐसी घटना हो गई जिसमें कि आफ्ताब आलम की जान चली गई। पुलिस ने खैर मामला दर्ज किया हुआ है, लेकिन मॉब लिंचिंग पर मामले में अभी वो कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। आवाम की बात में फ़िलहाल इतना ही, फिर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी निर्दोष मोजिस को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मेरी तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को नवरात्र, दशहरा, दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं।